तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं कि हम जो है इकोनॉमिक्स को जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स है ये आपके हम पढ़ रहे हैं एसएससी के लेवल के हिसाब से, ठीक है। एसएससी का आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल कोई भी आपका, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है हम इन क्लासेस को कर रहे हैं। और इसमें हमने अब तक आपकी 4 क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर ली हैं और जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर किए हैं। और ये क्लासेस डेडिकेटेड उन बच्चों के लिए हैं जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो भी उनको भी देख लो, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जाओ, अल्फा एसएससी पे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको इकोनॉमिक्स की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको जो बाकी की क्लासेस है वो मिल जाएंगी, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो आपका बजट है, ये बजट और टैक्स जो है ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें। और जो बजट और टैक्स है इसको आप मतलब क्या मानते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? भाई आपने सुना होगा आज बजट पेश हो रहा है उसमें तो टैक्स लग गया, सुना है ना ऐसे। तो बजट जो है वो क्या है, कैसे आप समझोगे बजट क्या है? देखो डेफिनेशन कभी भी नहीं आती है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए चीजें बताई जाती हैं। तो एक निश्चित समय में, ठीक है, सरकार की अनुमानित जो आय है, आय को बोलते हैं रिसिप्ट। सरकार की भाषा में बोलेंगे रिसिप्ट। देखो आप बोलते हैं आय को अपनी इनकम, लेकिन सरकार बोलेगी रिसिप्ट। तो आपको आगे बहुत बार ये चीजें देखने को मिलेंगी, ये शब्द जो है रिसिप्ट देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। और जो व्यय यानी कि खर्चा जो आप करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये तो सेम ही है, ये तो आप मैथ में पढ़ते होंगे ना, कार्य मजदूरी में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर सेम ही है। तो उसका जो विवरण होता है वही आपका बजट के अंदर होता है, उसी को आप बजट कहते हैं। क्लियर? चलो, तो बजट को तैयार कौन करता है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसके अंदर ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है यही आपका क्या करेगा, बजट को भैया तैयार करता है। और पेश कौन करता है? पेश करेगा जो भी वित्त मंत्री होगा उस टाइम पे, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही आप। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जो बजट है इसके जो है कार्यों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बजट के जो मुख्य कार्य हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो जो बजट है भाई, जब बजट आपका आएगा तो बजट में देखो आपके घर में आपके पापा की सैलरी आती है, तो सैलरी आती है डिवाइड करते हो ना आप, भाई पापा इससे इसका बिल भरेंगे, इससे स्कूल की फीस जाएगी, इससे महीने का खाने का राशन आएगा, इसको तेल की टंकी में तेल दिलाने के लिए दिया जाएगा, है ना। तो आपके घर का भी बजट बनता है ना। पापा की सैलरी आती है तुरंत आपको बजट जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जब सरकार का जो बजट होता है उसमें भी चीजों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एलोकेशन, यानी कि आवंटन, जिसको आप बोलते हैं बांटना या वितरण करना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पुनः वितरण, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है चीजों को, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेबलाइजेशन, यानी कि स्थितिकरण। क्लियर? अब इनके अंदर क्या क्या चीज आती है, पेपर में यही आता है। तो आपका जो एलोकेशन है इसके अंदर क्या आएगा आपका, ध्यान से देखो। इसके अंदर आपकी पब्लिक गुड्स और सर्विसेज का प्रावधान होता है, जैसे रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। अब ये क्या है सर, समझ में तो आ नहीं रहा, ध्यान से सुनो। ये जो एलोकेशन है यहाँ पे बजट को डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। भाई अब आपके पास मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए का बजट है। अब इसमें से कहते हैं ना भाई कृषि विभाग को इतना दे दो, रेल विभाग को इतना दे दो, सड़क विभाग को इतना दे दो, होम मिनिस्ट्री को, मतलब कोई भी अलग अलग काम है उसके लिए इतना दे दो, है ना। स्कूल बनाने के लिए इतना दे दो, हॉस्पिटल बनाने के लिए इतना दे दो, इतना बजट फलाने स्टेट को दे दो, ऐसे करते हैं ना। तो यानी कि बजट का क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उसको रुपए को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो वो चीज आपकी एलोकेशन के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पैसा, अब देखो पैसा आता कहां से है, ये जो उद्योगपति है वहां से और जनता से, आम जनता जो टैक्स भरती है वहां से, ठीक है। तो क्या होता है, सरकार उस पैसे को वापस जनता में भी लगा देती है, ठीक है, जनता का भला करने के लिए। अभी सब्सिडी वगैरह जो मिलती है इनके लिए पैसा जो है पहले से दे दिया जाता है कि भाई इस चीज में सब्सिडी जाएगी, ठीक है। स्कॉलरशिप बच्चों को जाती है, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए भी। और जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह होती है इनके लिए भी। जो सरकार वैसे कर क्या रही है, पैसे को वापस जनता के लिए यूज कर रही है। किसी को ग्रांट दे रही है, किसी को कुछ दे रही है, किसी को स्कॉलरशिप दे रही है। जनता के पैसे को जनता की सुविधाओं के लिए भी खर्च करने का काम करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आएगी। तीसरा है स्थितिकरण, स्टेबलाइजेशन। ये क्या होता है भाई, ये होता है कि आपके देश में सारी चीजें कंट्रोल में भी तो रहनी चाहिए। जैसे महंगाई है, महंगाई ज्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए भी सरकार एक अलग से पैसा जो है वो बनाती होगी, भी इस पैसे को इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि देश में महंगाई ज्यादा ना बढ़े। बेरोजगारी को भी कम करने की कोशिश करती होगी सरकार, ठीक है। और जो मंदी है, मंदी से बचने के लिए भी कि भाई देश में मंदी नहीं आनी चाहिए,
तो वहां पे भी सरकार जो अपना पैसा है वो इस्तेमाल करती है ताकि सारा जो देश है वो व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। भाई राज्य बने हैं, सरकार बनी है, वहां भी पैसा बांट दिया, लोगों को सब्सिडी भी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, साथ के साथ इन्फ्लेशन महंगाई को भी भैया कंट्रोल कर रहे हैं, बेरोजगारी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, मंदी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो पैसा है वो डिवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स। ये जो टैक्स है, टैक्स के प्रकार होते हैं दो, एक होता है टैक्स डायरेक्ट लगता है, एक होता है इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आज मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने आपको बताया था टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है सीधा टैक्स लगना है, बीच में कोई भी वो नहीं है। मतलब डायरेक्ट भी खुद समझो ना कि बीच में कोई भी वो नहीं है, बिचौला है ना, डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा होता है भाई, सीधे टैक्स पेयर से सरकार को जाता है, बीच में कोई भी बिचौला जो है इसमें नहीं होता है। और ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका टैक्स कोई और नहीं भरेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो भैया आप हैं सैलरीड पर्सन, आपकी सैलरी आती है, आपकी सैलरी आती है 12 लाख, साल की बता रहा हूं मैं क्योंकि टैक्स साल का ही होता है। ठीक है, ये वाला तो 12 लाख आपकी सैलरी आ रही है साल में। अब सैलरी के बाद आपका जो इनकम टैक्स है, मान लो वो 2 लाख रुपए हो गया, तो आपको खुद को ये टैक्स भरना है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी जगह ये भरेगा टैक्स, को आपको ही भरना पड़ेगा, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे पे। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रोग्रेसिव होता है। ये इनकम बढ़ने पर आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ जाता है। भाई एक बात मुझे बताओ, आप जानते हैं कि स्लैब चलती है टैक्स में। अगर आप 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो मान लो आप पे 0% टैक्स है। आप 7 लाख तक कमा रहे हैं तो आप पे 5% टैक्स लगाएगी सरकार। आप 8 लाख से 10 लाख के बीच में या 12 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो 10% टैक्स लगा देगी। 20 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो सरकार 30% करा देगी। तो प्रोग्रेसिव है ना भाई, प्रोग्रेस कर रहा है टैक्स, 5% से 10, 10 से 30 ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो टैक्स कैसा है, प्रकृति कैसी है इसकी, प्रोग्रेसिव है। इनकम बढ़ने पे आपका जो टैक्स है वो बढ़ता चला जाएगा, फिक्स नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर? इनकम टैक्स हो गया, अब जानते हैं वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। भाई कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एमएनसी वगैरह कंपनी कुछ भी है, आज ये 100 करोड़ का धंधा कर रहे हैं लोग। ठीक है, कल मान लो ये 500 करोड़ का करने लगे तो फिर 500 करोड़ के हिसाब से इस पे टैक्स लगेगा। क्लियर? चलो इसी की तरह आपका दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये फिक्स होता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो फिक्स है। क्लियर? ये कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स जो है सरकार को मिलता तो है लेकिन डायरेक्ट आप सरकार को नहीं देते। कैसे नहीं देते, अभी आपको दूंगा। देखो मान लो जैसे भाई अब हमारे कोर्स सेल होते हैं। ठीक है, मान लो हमारा जो कोर्स है भैया वो है 1000 रुपए का। कितने का है, 1000 रुपए का कोर्स है। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरा कोर्स है 1000 रुपए का। ठीक है, 1000 रुपए में अब ये जो टैक्स है मैं यहाँ पे टैक्स लगाता हूं, मान लो 18% जीएसटी मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे जो ये 18% जो लगाए ना, यानी कि आपके 118 रुपए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो टैक्स है ये आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन आप क्या इसको डायरेक्ट सरकार को दे रहे हैं, नहीं, आप तो मुझको बस ये जो आपके 1118 रुपए भर रहे हैं, आप बस मुझे डायरेक्ट मुझे दोगे इनको। टैक्स कौन भरूंगा, मैं भरूंगा सरकार को, आप तो नहीं भर रहे, आप एंड यूजर हैं, आप तो नहीं भर रहे, तो आप मुझे पे कर रहे हैं, मैं सरकार को दूंगा जब मैं अपनी फाइल करूंगा। ठीक है, तो यानी कि आप डायरेक्ट नहीं भरते हैं। ठीक है, सरकार को आप डायरेक्ट टैक्स नहीं भर रहे हैं, इनडायरेक्टली सरकार को दे रहे हैं, भाई मैं दूंगा आपका टैक्स, आप मुझे दोगे। क्लियर? तो भाई जो बायर है, अब बायर है, आपने सेलर को दिया यानी कि मुझे दिया और मैं सरकार को दे दूंगा फिर। क्लियर? ये इनडायरेक्टली काम करता है। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, हाँ भाई ट्रांसफर किया जा सकता है ना। अब भाई मान लो 1000 रुपए का जो कोर्स है मेरा, ठीक है, ये मैं ऐसा कर सकता हूं ना, मैं खुद आपको 1000 रुपए का ही दूं। बहुत सी जगह आपने देखा होगा वहां पे टैक्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो टैक्स खुद जो क्रिएटर है, जो खुद सेलर है, वो भुगतता है ना। भाई 1000 का कोर्स मैं चाहता हूं मैं आपको 1000 रुपए में ही दूं, बाकी का जो 18% टैक्स है वो जो आप मुझे 1000 रुपए पे करोगे, इसमें से ही मैं इसको जो है दे दूंगा, यानी कि मैं अपनी जेब से आपके टैक्स को दे दूंगा। यानी कि आपका जो टैक्स है वो ट्रांसफर हो गया मेरे पास, आपको आपने नहीं दिया वो। ठीक है, आपको 1000 ही दिए हैं, आपने पूरा नहीं दिया। होता है ना ऐसा, ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, रिग्रेसिव है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, और ये फिक्स भी है। क्लियर? भैया 18% जीएसटी लग रही है, तो आप चाहे देखो, एक अमीर व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर जो व्यक्ति है ये 1 लाख रुपए कमाता है, ये 10,000 रुपए कमाता है। ये आईफोन लेने जाएगा, भाई इसको भी 70,000 रुपए का पड़ेगा, इसको भी 70,000 रुपए का पड़ेगा, दोनों को बराबर का पड़ेगा। ये भी 18% टैक्स देगा, ये भी 18% टैक्स देगा, यानी कि दोनों में क्या है, फिक्स दे रहा है। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गरीब है या अमीर है। क्लियर हुआ? लेकिन जो आपका डायरेक्ट टैक्स था उसमें ये चीजें देखी जा रही थी, भाई अमीर है
ज्यादा पैसा है, ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा टैक्स देगा, गरीब है भाई पैसा नहीं है तो टैक्स नहीं देगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो टैक्स है ये रिग्रेसिव नेचर का है, ठीक है, प्रोपोर्शनल वाला टैक्स आप इसको बोल सकते हैं। सभी पर समान जो दर है वो आपकी लगेगी, इसका मीनिंग ये है। जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, पेट्रोल डीजल सबके लिए सेम है। अब आप चाहे फॉर्च्यूनर में बैठ के जाओ पेट्रोल डलवाने, तब भी आपको मान लो 100 रुपए लीटर है तो 100 रुपए लीटर ही मिलेगा। मैं चाहे अल्टो में जाऊं तब भी 100 रुपए लीटर ही मिलेगा है। ये मत बोल लेना साइकिल पे जाऊं, साइकिल में नहीं डलता है पेट्रोल, ठीक है। चलो तो ये चीज क्लियर हुई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ और टर्म आपको देखने को मिलती है, पेपर टैक्स और अंतरिम बजट, इनको देख लो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेपर टैक्स होता है, ये क्या होता है, बहुत कम रेवेन्यू देते हैं सरकार को। पेपर टैक्स का मतलब है ये वो टैक्स है जो सरकार को बहुत कम रेवेन्यू देते हैं। जैसे कोई गिफ्ट में किसी ने किसी को कोई कार दे दी है, अब आपने सुना होगा कि किसी की शादी में एक सेलिब्रिटी है उसने उसको 2-3 करोड़ की कार दी थी, तो गिफ्ट में या स्टेट ड्यूटी जो होती है वो जो टैक्स है वो आपके पेपर टैक्स के अंदर आते हैं। एक होता है आपका अंतरिम बजट। ये कौन सा बजट होता है? ये वो बजट होता है जब सरकार की रिटायरमेंट ही होनी होती है, जिस साल इलेक्शन होने होते हैं, मतलब लास्ट बजट दे रही है सरकार, इसके बाद नए इलेक्शन होंगे, नए तरीके से फिर बाद में बजट दिया जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्शन वाला साल होता है उस साल का जो बजट होता है उसी को इंतरिम बजट के नाम से आप जानते हैं। क्लियर? चलिए अब जो बजट है इसके टाइप्स के बारे में हम देखने वाले हैं, किस किस तरह से चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, किस तरह से रिसिप्ट आती है, किस तरह से एक्सपेंडिचर काम करता है, ये सारी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका जो बजट है वो 2 हिस्सों में आप डिवाइड करके देखते हैं। एक होता है आपका रिवेन्यू, एक होता है आपका कैपिटल। ये रिवेन्यू कैपिटल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। उसके बाद जो आपका रिवेन्यू है और जो आपका कैपिटल है इनको दो भागों में बांटा जाता है। रिवेन्यू के भी 2 भाग है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, और जो आपका कैपिटल है इसके भी यही सेम 2 भाग होते हैं, रिसिप्ट और आपका जो है एक्सपेंडिचर। क्लियर? यहां पे जो आपका रिवेन्यू के अंदर रिसिप्ट है, यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट आप इसको बोल सकते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट है इसके अंदर इसको 2 भागों में आप डिवाइड करते हैं। एक होता है टैक्स रिवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। एक होता है टैक्स रिवेन्यू यानी कि टैक्स से जो रेवेन्यू आएगा, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? चलिए अब यहां पे हम धीरे धीरे इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाले हिस्से को समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इस वाले हिस्से को समझाऊंगा। तो सबसे पहले इस वाले हिस्से की बात करेंगे, इस वाले की, ठीक है। ये वाला जो है साइड वाला, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। चलिए करें भाई स्टार्ट, आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे अभी जो हमने देखा था, जो रिसिप्ट थी इसको 2 भागों में बांटा था। एक तरफ देखा था टैक्स रेवेन्यू और एक तरफ हमने देखा था नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये क्या क्या होते हैं देखो। जो टैक्स रेवेन्यू है ये कौन सा टैक्स होता है? जो जनता और कंपनी से डायरेक्ट सरकार को पैसा मिलता है उसको टैक्स रेवेन्यू के अंदर आप काउंट करते हैं। क्लियर? जैसे इनकम टैक्स आप डायरेक्ट सरकार को देते हैं, ठीक है। जीएसटी डायरेक्ट जाती है, कॉर्पोरेशन हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये सबके सब जो टैक्स हैं आपके सरकार को जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नॉन टैक्स होगा, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होगा? ये वो वाला होता है सरकार की ऐसी आय जो टैक्स के अलावा दूसरे स्रोतों से आएगी, यानी कि इनको छोड़ करके जो बाकी के बच गए हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। जैसे कोई टिकट की फीस है, मान लो बस में जा रहे हैं, सरकारी बसें चल रही हैं, 50 रुपए की टिकट ले रहे हैं, रेल में जा रहे हैं 30 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की टिकट ले रहे हैं, वो वाली हो गई, ठीक है, डायरेक्ट जाता है। इंस्टीट्यूशन की फीस होती है, सरकारी जो चीजें होती हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज होते हैं, उनका फीस का पैसा जाता है डायरेक्ट। फाइन्स लगाती है सरकार, ये सरकार के पास जाएगा इनडायरेक्टली। लाइसेंस वगैरह आप चाहिए आपको किसी चीज का, उसका डायरेक्ट सरकार को जाएगा, ठीक है। जो आपके वाहन है, व्हीकल है, उनका पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन बनवाते हो ना 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का, 80 रुपए का, 50 रुपए का होता है शायद, है ना। तो ये भी आपका कहां जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है, और ये डायरेक्ट आपको किस में जाएगा? सरकार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीजें कवर की हैं? हमने यहाँ पे ये चीजें देख ली हैं। रिसिप्ट के अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दोनों चीज हमने देख ली हैं। अब मैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। एक्सपेंडिचर देखो किस तरह से काम करता है। रिसिप्ट के अंदर की हमने देख ली है, एक्सपेंडिचर देखो क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। क्या मतलब होता है इसका? खर्च। भाई सरकार के पास जो पैसा है, सरकार उसको कहां पे और कैसे कैसे खर्च करती है, ये चीज हम एक्सपेंडिचर के अंदर पढ़ेंगे। देखो कैसे कैसे करेगी। सबसे पहले सरकार जो है क्या करती है, ऐसी चीजों में अपने जो पैसे उसको लगाएगी। जैसे सैलरी देनी है, भाई सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तो देनी है, सब्सिडी देनी है, सब्सिडी भी देती है, ब्याज भी भरना होता है सरकार को। भाई सरकार, आप जानते हैं हर कोई सरकार जो है वो कर्जा लेती है, दूसरे जो है देशों से ले लेती है, या फिर जो
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो बैंक होते हैं वहां से भी ले लेती है, कई बार अपने खुद के बैंक से भी ले लेती है, जैसे भारत सरकार रिजर्व बैंक से ले सकती है, ठीक है। तो कई बार वहां से जो पैसे लेती है उसका ब्याज वगैरह भी देना होता है, ठीक है। सरकार देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, नया कोई पुल बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, तो वहां के लिए भी जो है सरकार पैसे को अलग साइड में रखती है। दूसरा सरकार कहां पे करती है, सरकार के कुछ प्लान होते हैं, ठीक है, मतलब उस पूरे साल में करने के लिए कुछ प्लान होते हैं, तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी होते हैं सरकार के कुछ, जैसे सरकार शिक्षा पे खर्च करेगी, कुछ योजनाएं लेके आती है, स्कीम्स लेके आती है ना सरकार स्वास्थ्य पे खर्च करती है, कर्मचारियों का वेतन देती है, सब्सिडी देती है, पेंशन देती है, यहाँ पे भी सरकार करती है, ये प्लान होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं भैया जो सरकार प्लान भी नहीं करती है और अचानक से आ पड़ती है, जैसे कोई आपदा वगैरह आ जाए, ठीक है, तो ये आपकी होती है अनप्लान्ड एक्सपेंसेस। कोई आपदा वगैरह आ जाए, बाढ़ आ जाए कहीं पे, जैसे कोरोना आ गया था बीच में, एकदम सिलेंडर की मारामारी हो गई अब, है ना, तो ऐसे बीच बीच में आपदाएं आती रहती हैं, तो यहाँ पे भी सरकार जो है पैसे को खर्च करती है, मतलब जो सरकार ने सोचा नहीं है वो। कई बार ऐसा होता है सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा रिटायर हो गए तो नई भर्ती भी करनी पड़ जाती है, अब नई भर्ती के लिए भैया उन जो कर्मचारी भर्ती होंगे उनको भी पैसे देना होता है, तो ये अनप्लान्ड चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, अनप्लान्ड जो है आपकी ये वाली चीजें होती हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से सरकार जो है वो आपका काम करती है, आपके पैसे को इधर उधर डिवाइड करती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दो चीज और मुझे आपको समझानी थी, कौन कौन सी चीजें हैं, वो ये वाली हैं। देखो ये हमने टैक्स वाला देख लिया, नॉन टैक्स वाला देख लिया, रिसिप्ट के अंदर आता है, एक्सपेंडिचर वाला हमने देख लिया, ये रिवेन्यू और ये कैपिटल वाला रिवेन्यू, ये चीजें भी मुझे आपको समझानी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको कैपिटल के अंदर की जो चीजें हैं इनको दिखा देता हूं एक बार, जो कैपिटल के अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है इनको देख लो, ये किस तरह से जो है आपका काम करता है, ठीक है। चलो यहां पे देखो ये जो कैपिटल टैक्स है इसके अंदर जो चीजें हैं वो कैसे काम करेंगी, इसको भी दो भागों में बांटते हैं, आप जानते हैं रिसिप्ट और आपका एक होता है एक्सपेंडिचर। अब देखो रिसिप्ट के अंदर कैसे चीजें काम करेंगी, ठीक है, रिसिप्ट में जो चीजें हैं वो कैसे काम करेंगी, क्लियर नहीं दिख रहा क्या आपको, एक सेकंड रुको, अब ठीक है। ये जो लाइट है ना ज्यादा मैं इसलिए नहीं जलाता हूं क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कत आ जाती है, कई बार बोर्ड पे दिखता नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। चलो देखो ये जो रिसिप्ट वाला है इसमें कैसे काम करेगी, रिसिप्ट वाले में काम करेगी कि भाई मान लो सरकार पे भाई पैसे की हो गई कमी, ठीक है, सरकार पे जो है पैसे की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। या आप अपना खुद का एग्जांपल ले लो, मान लो आप पे पैसे की कमी पड़ रही है, और जब आप पे पैसे की कमी पड़ेगी तो आप उधार लोगे, चाहे बैंक से लोगे या दोस्त से या कहीं से भी लोगे, उधार लोगे। तो जब आप उधार पैसा लेते हैं तो अपने घर की कोई ना कोई चीज आप गिरवी रखते हैं, आपने अपनी बाइक रख दी, अपनी गाड़ी रख दी, या आपने कोई जमीन रख दी, तो गिरवी रखते हैं ना। तो आप करते क्या है एक्चुअल में, वहां पे हो क्या रहा है बताओ मुझे। जब आप कोई चीज गिरवी रख रहे हैं, मान लो आपने किसी से ले लिया भैया 10,000 रुपए का कर्जा, ठीक है, 10,000 रुपए का कर्जा ले लिया, इसके लिए आपने अपनी बाइक रख दी बैंक के पास गिरवी, क्या रख दी, बैंक के पास आपने अपनी बाइक मान लो गिरवी रख दी। अब भैया ये जो बाइक है, अब ये जो बाइक है कि आपका इस पे हक है इतना, अब इतना हक नहीं है, चला बेशक आप रहे हो लेकिन आप पे इतना हक नहीं है। अगर आपने 10,000 पैसे नहीं दिए तो आपकी बाइक को सरकार उठा के ले जाएगी, या बैंक जो भी है जहां से आपने लिया है वो आपकी क्या करेगा, बाइक को लेके चला जाएगा, क्लियर, क्या लेके चला जाएगा, बाइक को लेके चला जाएगा, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, ये जो बाइक थी पहले क्या थी भाई, आपकी एक तरह से संपत्ति थी आपकी, लेकिन अब कर्जा लेने के बाद तो आप पे से आप लगा लो कि आपका अधिकार से ही खत्म हो गया इस पे, है ना। तो आपका जो एसेट है, ये आपकी जो एसेट है, एसेट मतलब जो आपके पास संपत्ति होती है उसको बोलते हैं, जो भी आपके पास चीज है, आपके पास गाड़ी मकान बंगला सब कुछ एसेट के अंदर आता है। तो इसकी जो वैल्यू वो क्या हुई है, डाउन हो गई वैल्यू। अब लाइबिलिटी का मतलब है देनदारी, मतलब जब आप किसी को कोई चीज देने आपको बाकी है, आपने दिया नहीं लेकिन देना बाकी है, और आपकी देनदारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, देनदारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये आपका होता है इसके अंदर। दूसरा आ जाता है एक्सपेंडिचर, इसमें समझो अगर आप लोन लेने की जगह लोन दे दो किसी को, भाई किसी को लोन दे दिया तो वहां से ब्याज आएगा। अब लोन से आपने क्या किया, आपने पैसा किसी को दिया, वहां से ब्याज आया, तो आपको भैया तो बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। या फिर सरकार कई बार क्या करती है, जैसे सरकार कई बार स्कूल कॉलेज बनाती है या कई बार रोड बनाती है, तो जब स्कूल कॉलेज या रोड बनाएगी तो यहां से पैसा आएगा, भाई आपने अपना पैसा जो है वो रोड बनाने में लगा दिया, एक बार खर्चा हो गया, ठीक है। अब जैसे ही खर्चा हुआ तो आपने वो क्या बनाया है, एसेट बनाया है अपने लिए। तो एक बात मुझे बताओ, आपके पास 1 करोड़ रुपए थे आज, अब आपने 1 करोड़ रुपए ले जाके सीधा आपने एक स्कूल बना दिया, अब स्कूल में वो 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक बनाया क्या है, आपने संपत्ति बना ली, आपने एसेट बना लिया, एसेट बना लिया, ठीक है।
अब ये एसेट क्या करेगा, एसेट क्या करेगा, अब ये आपको आगे जाके फ्यूचर में कमाई करके देगा। रोड बना रही है सरकार, तो रोड पे पैसा खर्च हो रहा है, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ऐसे बोलते हैं, है ना मंत्री। तो ये जो रोड पे पैसा खर्च हो रहा है, इस खर्च को सरकार क्या कर रही है, ये एसेट ही तो बना रही है सरकार अपने लिए। अब ये रोड पे लगाएंगे टोल टैक्स, अब टोल टैक्स लगाने से पैसे की वसूली करेंगे, फिर जितने का रोड बनाया वो तो करेंगे, फालतू भी करेंगे, है ना। जब तक धरती रहेगी, जब तक रोड रहेगा, तब तक टोल टैक्स रहेगा, फिर वो ऐसे ही रहेगा ना। तो सरकार अपनी एसेट बना रही है, वैल्यू बना रही है अपनी, और सरकार की लायबिलिटी यहाँ पे कुछ होंगी नहीं, फिर वो डाउन हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टैक्स है इस तरह से काम करता है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये जो रेवेन्यू है और जो कैपिटल है, इसमें मैं आपको अंतर बताता हूं। मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में मैं आपको अंतर बताऊंगा, ठीक है। देखो, रेवेन्यू और कैपिटल, ये रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है, ध्यान से सुनो। बजट को 2 भागों में डिवाइड किया था ना, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू क्या है, ये है जो आपके पास रेगुलर, ठीक है, रेगुलर जो पैसा आता है सरकार के पास, जो रेगुलर पैसा आता है, कहां से आएगा भाई, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां से आएगा। इतनी सारी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, यहां से रेगुलर सरकार के पास पैसा आता रहता है, क्लियर, ठीक है। टैक्स लगा करके यहां से रेगुलर पैसा आएगा, ये आपका रेवेन्यू के अंदर आता है। कैपिटल के अंदर कौन सा पैसा आता है, ये वो पैसा है, मान लो आपके पास जमीन है, मतलब ये पैसा रेगुलर नहीं है, ये जो पैसा है ये वो पैसा है जो रेगुलर नहीं है। सरकार के पास रेगुलर पैसा नहीं आता है। कोई जमीन है, जमीन बेच दी, अब जमीन बेचने के बाद जो टैक्स लगेगा, जो पैसा आएगा, ये वो वाला पैसा है। आपके पास मान लो आपके पास शेयर थे, ठीक है, आपके पास क्या थे, शेयर थे, आपने अपने शेयर को बेच दिया। अब शेयर बेचने के बाद जो टैक्स लगेगा वो पैसा जाएगा सरकार के पास। तो ये पैसा वो नहीं है जो रेगुलर आए, ये वो पैसा है कैपिटल के अंदर जो पैसा क्या करता है, जो पैसा मतलब रेगुलर नहीं आएगा, जब बेचा जाएगा। कोई चीज आप बेचते हैं, आपने कोई गाड़ी बेच दी, जमीन बेच दी, शेयर बेच दिया, उसके बाद जो आता है ये वो वाला पैसा है कैपिटल वाला। ये रेगुलर है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सरकार को मिलता ही मिलता है। ये तो सिर्फ तब मिलेगा जब ये कोई चीज बिचेगी, ये चीज मिलेगी। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो देना ही देना है, चाहे कोई चीज करो मत करो, भाई कमाते तो सभी है, तो जाएगा ही जाएगा एक तरह से। आप इसको ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू और कैपिटल में आपका यही फर्क होता है, छोटा सा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो हमने देख ली हैं, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से जितनी भी चीजें थी यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, ये वाली सारी चीज हमने कवर कर ली है। ये जो है रेवेन्यू और कैपिटल, इन दोनों के बारे में मैंने आपको भी बताया, इसके बारे में और इसके बारे में। रेवेन्यू के अंदर रिसिप्ट को हमने देख लिया, एक्सपेंडिचर को हमने देख लिया। रिसिप्ट को 2 भागों में डिवाइड किया था ना, ठीक है, ये वाले टैक्स रेवेन्यू वाला, ठीक है। और जो कैपिटल है इसमें भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को दोनों को हमने देख लिया है, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं हमारी यहाँ पे हो गई हैं खत्म, कवर हमने इनको कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जीएसटी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, क्योंकि जीएसटी भी पेपर में आ जाती है, ठीक है। जीएसटी देखो क्या है, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जी मतलब गुड्स, एस मतलब सर्विस, टी माने टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को जो है ये चीज लागू हुई थी आपकी, ठीक है। कौन से संशोधन के द्वारा, 101वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा। आर्टिकल है 279A। जीएसटी काउंसिल चेयरमैन कौन थे, ठीक है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही आपके होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे आओ। इसी के बाद आपको कुछ टैक्सेस हैं, ये भी आपको याद कर लेने हैं, ये पेपर में आ जाते हैं कई बार। एक आप सरचार्ज जो टैक्स होता है वो होता है, एक सेस होता है, ठीक है, एक पिग्मोरियन आपका टैक्स होता है। ये सरचार्ज कौन सा होता है, जब आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं वो वाला होता है, किसी विशेष मकसद के लिए सरकार लगाती है। सेस जो होता है ये क्या होता है, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो है सरकार द्वारा लगाया जाता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आ जाती है। ये सिर्फ जो सेस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई अधिकार नहीं है। एक होता है पिग्मोरियन टैक्स, ये वो टैक्स होता है जो सरकार में बुरी जो चीजें हैं, जैसे तंबाकू, चैनी, गुटखा, उल्टी सुल्टी चीजें बेचते हैं ना, दारू वारू, तो इन पे सरकार कंट्रोल करने के लिए इन पे ज्यादा टैक्स लगाती है, ठीक है। तो वही टैक्स है, नकारात्मक जो आपकी चीजें हैं, ठीक है, उनको कम करने के लिए, ठीक है। पोल्यूशन हो गया, तंबाकू वगैरह का टैक्स हो गया, ये सब जो टैक्स है ये पिग्मोरियन टैक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी होती है लेफर कर्व, ठीक है। ये पेपर में सिर्फ इसलिए आती है कि इसकी जो शेप है ये बेल जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है उसके बीच में जो शेप बनती है वो बेल शेप बनती है। यही पेपर में आपको देखने को मिलेगी कि लोफर कर्व की शेप कैसी होती है, तो आपको याद रखना है बेल शेप होती है। लोफर कर्व में किस किस के बीच में जो ग्राफ है वो बनता है,
गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बीच में और टैक्स रेट के बीच में, ठीक है, ये बस पूछा जाता है, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आता। आपसे वो बनवा के नहीं देखेंगे, ऑप्शन टाइप आएगा आपका। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। बजट में देखो, अब बजट में सारी चीज हो रही है, लेकिन सरकार को ना कई बार घाटा भी हो जाता है और इस घाटे को बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो बजट में घाटा होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बजट में घाटा कैसे होता है, पहले देखो ये घाटा है क्या। भाई सरकार ने कमाई करी 100 रुपए की, खर्चा कर दिया 120 रुपए, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। यानी कि सरकार की जो आय है, जो रेवेन्यू है, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बजट घाटा आप इसको कह सकते हैं, वित्तीय घाटा आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स आपको याद रखने हैं। एक आपका है बैलेंस्ड बजट, एक आपका होता है डेफिसिट बजट, और एक आपका होता है सरप्लस बजट। इनके नाम से पता चला है। बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस का मतलब है कि आपने जो कमाया है और आपने जो खर्चा किया है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। डेफिसिट बजट, घाटे का बजट का मतलब क्या है, कमाई हो गई कम और घाटा हो गया ज्यादा, ये होता है आपका डेफिसिट, ठीक है। एक आपका होता है सरप्लस, इसका मतलब क्या है कि कमाई जो है, कमाई तो भैया आपकी ज्यादा है, घाटा आपका कम है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी आगे। देखो जो आपका बैलेंस्ड बजट है, इसमें क्या है, सरकार की जो आय है और जो खर्चे हैं वो बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड। आप एक तरह से बैलेंस हो गया ना भाई, इनकम और खर्चे बराबर हो गए तो बैलेंस हो गया एक तरह से, ठीक है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए कमाए, 100 करोड़ ही खर्च कर दिए, तो कोई भी कुछ नहीं हुआ, ना घाटा हुआ ना बचत हुई, मतलब बैलेंस है सब कुछ, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अर्थव्यवस्था और जो इन्फ्लेशन है वो आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है डेफिसिट बजट, घाटे वाला बजट, मतलब कमाया तो कम है, खर्चा ज्यादा कर दिया है, तो खर्चा आपका ज्यादा हो रहा है। देखो साइन दिख रहा है ना, तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम भैया कम है। तो भाई आप खुद देखो, आप अपने घर में 10,000 रुपए कमाते हैं, खर्चा करोगे 15,000 का, तो घाटा हो जाएगा ना। तो यही आपका डेफिसिट बजट है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सरकार ने कमाए तो है 80 करोड़, खर्चा कर दिया 100 करोड़ का। अब भैया 20 करोड़ का तो घाटा हो गया ना। वो रील नहीं देखी, 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 36 करोड़ का घाटा कैसे हो गया, ठीक है, वो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सरकार को 20 करोड़ का घाटा हो गया, अब सरकार को भैया काम तो करना है, तो सरकार क्या करेगी भैया, लोन लेगी। क्या करेगी, लोन लेगी, उधार लेगी, ठीक है। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है सरप्लस। इसमें क्या होगा, इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है। तो इनकम ज्यादा है, देखो ज्यादा हो गई, खर्चे आपके कम हो गए। इनकी सरकार ने खर्चा तो पैसे कमाने की बजाय कम किया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप समझोगे। देखो कैसे, सरकार के पास, सरकार ने कमाए 120 करोड़, ठीक है, खर्चा सिर्फ 100 करोड़ का हुआ है, तो 20 करोड़ क्या है, बचत होगी भी सरकार की, सरकारी खजाने में। तो इसी को सरप्लस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। बैलेंस बजट का मतलब है आय और खर्च बराबर हैं, ठीक है। डेफिसिट बजट का मतलब है खर्चे ज्यादा हैं, आय कम है। सरप्लस का मतलब है आय ज्यादा है, खर्चे कम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो बजट है, ठीक है, इसके कुछ ये जो डेफिसिट है, बजट में जो डेफिसिट होता है, इसके कुछ प्रकार भी हैं, इन प्रकारों को भी जान लो कैसे कैसे हैं, ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं। देखो पहले का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट, पेपर में डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला आता है इनका ज्यादा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पेपर में आएगा, फॉर्मूला याद रखना है। रेवेन्यू की बात होगी, देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, जब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसमें से आप क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा देते हैं। देखो तीनों में रेवेन्यू है, यहां भी रेवेन्यू होना चाहिए, यहां भी रेवेन्यू, यहां भी रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंडिचर में से जब आप रिसिप्ट को घटाओगे, रिसिप्ट यानी कि एक तरह से कमाई को, इनकम को, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, तो आप जानते हैं घाटा निकल के आएगा एक तरह से, है ऐसे ही क्या, ठीक है। चलो तो जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से किसको घटाओगे, रेवेन्यू रिसिप्ट को घटाओगे, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट निकल के जो है वो आ जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है भाई। तो सरकारी वेतन, पेंशन, सब्सिडी जो है, इस खर्चे की वजह से कई बार ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलो दूसरा है आपका बजटेरी डेफिसिट, ठीक है, बजट वाला डेफिसिट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बजटीय घाटा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सरकार की जो कमाई है, ठीक है, वो तो भैया रहेगी कम और खर्चा हो जाएंगे इसमें ज्यादा, ठीक है, इसी को ये बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। जो भी आपके टोटल जो आपके एक्सपेंस हैं, ठीक है, उसमें से आप क्या घटा दोगे, टोटल जो आपकी इनकम है, रिसिप्ट है, उसको घटा दोगे, तब आपका बजटेरी जो डेफिसिट है वो निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फिक्सल
डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे क्या करता है, यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। मतलब सरकार खर्चे ज्यादा कर रही है तो उसको पैसे लेने पड़ेंगे ना उधार, वही चीज बताती है। इनके बस फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले आपको पेपर में देखने को मिलते हैं बस, ठीक है, इसलिए करा रहा हूं इनको। यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर आपका होगा उसमें से आप क्या माइनस करोगे, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और जो आपका नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है, इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर दोगे, ठीक है, तब आपका निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। और इंपोर्टेंट डेफिसिट जो है आपका यही माना जाता है। क्लियर, देखो कैसे, मान लो आपका एक्सपेंडिचर है 100 रुपए का, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट है 70 का, क्लियर, और जो नॉन डेब्ट जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है वो है 10। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा पैसा है जिसपे सरकार को लौटाना नहीं है वापस, ठीक है, या फिर ऐसा लगा सकते हैं सरकार को इस पे मतलब कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये वाला होता है। तो टोटल कितना हो गया 70 और 10 80, तो 100 में से 80 घटाओ कितना आएगा 20, तो 20 ही आपका जो फिक्सल डेफिसिट है वो आपका निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं आपकी काम करती हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, ये छोटा सा है यहाँ पे, ये छोटा सा पॉइंट है, सरकार घाटा कैसे पूरा करेगी, बताओ सरकार जो है वो घाटे को कैसे पूरा करती है, कैसे करेगी सरकार घाटे को पूरा, या तो आपके आरबीआई से उधार लेगी, या आपके जो बॉन्ड्स हैं उनको जारी करेगी, ठीक है, या फिर दूसरे देशों से ऋण लेगी, या पब्लिक से बोरो करेगी। ऐसे सरकार अपने जो घाटे हैं उसको पूरा करती है, ठीक है। चलिए, अगर ज्यादा घाटा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएंगे ना भाई, महंगाई बढ़ जाएगी, देश पर कर्जा बढ़ेगा, ब्याज जो भुगतना है वो मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए, ठीक है। चलो, और अर्थव्यवस्था पे इससे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो बजट वाला टॉपिक है ये आपका यहीं पे खत्म होता है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, बस आपको वीडियो को एक बार और देख लेना है अगर आपको कम समझ में आता है तो, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।